नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। विद्यार्थियों, शोधार्थियों, यह वीडियो लेक्चर आप दोनों के लिए है। यदि मैं विद्यार्थियों की बात करता हूं तो ग्रेजुएशन लेवल पर बीए सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, इसमें राइटिंग स्किल प्रैक्टिकल का पेपर है। फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास एक रिसर्च प्रोजेक्ट है और इसी तरीके से सिक्स सेमेस्टर में भी है। पीजी लेवल की अगर हम बात करें तो आपके पास प्रैक्टिकल में एक डिजर्टेशन राइटिंग है और रिसर्च यानी पीएचडी लेवल की मैं बात करूं तो आपको थीसिस राइटिंग, इसके साथ साथ पीएचडी में भी आपको एक डिजर्टेशन राइटिंग, सिनॉप्सिस और अंत में आपको एक एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, ये आपके मुख्य पार्ट हैं। इनको लिखने के जो तौर तरीके हैं, गाइडलाइन है, यह विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। इस लेक्चर में हम लेखन से संबंधित समस्त दिशा निर्देशों का सबसे पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद हम किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में उन्हें प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे कि उन्हें किस तरीके से किया जाएगा, आपको क्या ध्यान में रखना है, किन बिंदुओं को इग्नोर करना है। सैद्धांतिक तौर पर कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन जब आप व्यवहारिक तौर पर उन्हें करेंगे तो कुछ अंतर भी आ सकता है। यह अंतर बहुत मामूली होगा। आपको मैं याद दिलाता चलूं, पीएचडी यानी कि थीसिस लिखने के दिशा निर्देश आपके बाकी सभी, चाहे वो लेखन का कार्य हो, रिसर्च प्रोजेक्ट हो, डिजर्टेशन हो, इस पर भी लागू होता है। अंतर रहेगा केवल बाइंडिंग का, क्योंकि थीसिस की जो बाइंडिंग होगी उसका तौर तरीका थोड़ा अलग है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन का अंतर है। बाकी सभी उससे निचले के जितने भी चरण हैं उनमें यह जो हार्ड बॉन्डिंग की तरीका है वो लागू नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो संबंधित फैकल्टी है, यानी जो आपके शोध निर्देशक हैं, वो किस तरीके से आपसे उसकी डिमांड करते हैं। सामान्यतः जो अब तक चलन है, या तो हम उसे स्पाइरल बाइंडिंग में आपसे डिपॉजिट करने के लिए कहते हैं, या सिंपली आप उसे थोड़ा सा लूज बॉन्डिंग में भी उसको जमा कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड बॉन्डिंग का जो सबसे बड़ा नियम है वो थीसिस पर लागू होता है। आइए पीएचडी से संबंधित गाइडलाइन क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। यानी शोध प्रबंध लेखन को लेकर दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं, इस पर हम वन बाई वन चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले इस पूरे डॉक्यूमेंट को लगभग 83 पेजेस में डिवाइड किया गया है। 83 का अगर आप हाफ कर लें तो उसमें आपको दो तरीके की लैंग्वेज को यूज़ किया गया, तो हमारे लिए लगभग 40 पेज ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस वीडियो को हिंदी भाषा में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे लगता है कि इसे इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए तो वो रेस्ट ऑफ जो 40 पेजेस हैं उनको वो ध्यान से पढ़े और वहाँ से जाकर अपने लिए इंस्ट्रक्शन जो है रिसीव करें। हमारे इस लेखन में हम ये याद दिलाते चले क्या क्या शामिल है। शोध प्रबंध का प्रारूप क्या रहेगा, पांडुलिपि कैसे तैयार की जाएगी, यानी कि आपका जो ड्राफ्ट है, जो आप लेखन करेंगे वो किस तरीके से तैयार करेंगे, पृष्ठ आयाम, एक पेज में कितना हेडर फुटर साइज क्या रहेगा, अ, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आकार, हाशिए, पृष्ठ ज्यामिति। तो ये डिपेंड करता है, ये आगे चलकर हम बात करेंगे कि आपको एक पेज में दो अलग अलग तरीके के सेगमेंट पर लिखना है या एक पेज पर लगातार एक पैराग्राफ में लिखना है, कैसे ये करना है, ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और बेहतर समझ में आने वाला है। पृष्ठ क्रमांकन कैसे होगा, यानी कि जो थीसिस या डिजर्टेशन है उसमें पृष्ठ के नंबर आपको कैसे देने हैं। पंक्ति रिक्ति कैसी होगी, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच कितना गैप होना चाहिए। अध्याय, अनुभाग, उप अनुभाग और अनुच्छेद,
ये किस तरीके से रहेंगे, इनको लेकर क्या गाइडलाइन है, हम यह भी समझेंगे। फिर ये नियम यानी कि अध्याय, अनुभाग, उप अनुभाग, अनुच्छेद, इन सब के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में अब मैं आपको एक जिस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, ये इसका डिफरेंस रहेगा कि चाहे आप यूजी लेवल के हो या पीजी लेवल के लिए, सबके लिए आप जो भी आप तैयार कर रहे हैं उसके लिए एक सिंगल वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट को जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें जिन टेबल का जिक्र करेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे, उसमें कुछ नंबर्स होंगे, परसेंटेज, या वो डिपेंड करेगा आप किस तरीके की इंफॉर्मेशन को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चित्र होंगे, कुछ इक्वेशन होंगे यानी फॉर्मूले होंगे, उनको किस तरीके से लिखेंगे। टेबल के मामले में टेबल किस तरीके से बनाई जाएगी, पेज के कितने हिस्से में होने चाहिए। डायग्राम अगर आप बना रहे हैं तो डायग्राम पेज के कितने हिस्से में होना चाहिए, उसकी हेडिंग यानी कि जो चित्र संख्या और फिर उसका विवरण वो किस तरीके से होना चाहिए, किस फॉन्ट में रहेगा, कितना साइज होगा, इस पर कुछ नियम है जिनकी हम चर्चा करेंगे। शोध प्रबंध का आकार कितना होना चाहिए, यहाँ आकार से मतलब है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कितना मोटा होना चाहिए, उसमें कितने पेजेस होने चाहिए। मोटाई का सेंस ये भी हो सकता है कि आप पेज की जो क्वालिटी है, आप जीएसएम जो पेज यूज़ कर रहे हैं वो बढ़ा दें तो आपको लगेगा कि नहीं हमारी थीसिस तो काफ़ी मोटी हो गई है या डॉक्यूमेंट काफ़ी मोटा हो गया है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पेजेस कम होंगे। तो यहाँ पर यह भी डिसाइड किया गया है कि आप कितने जीएसएम का पेज यूज़ कर सकते हैं। पेजों में भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का इंक यूज़ करने वाले हैं, इंक प्रिंटिंग किस क्वालिटी की करेंगे। तो ये ज़्यादातर ये नियमों को आपको फॉलो करना है थीसिस के मामले में। रेस्ट ऑफ के लिए आप नॉर्मल भी कर ले, लेकिन आपको रूल्स और रेगुलेशन ये लगभग एक ही जैसे आपको फॉलो करने हैं। बहुखंडीय शोध प्रबंध यानी आपका कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने काम इतना ज़्यादा किया है कि एक ही डॉक्यूमेंट में इतने सारे पेज यानी कि 500 प्लस हो सकता है, 700 हो सकता है, तो उसको आप क्या करिए अलग अलग हिस्सों में बांटिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस विषय को लेकर हम कहते हैं बहुखंडीय शोध प्रबंध। इसको लेकर क्या गाइडलाइन है हम इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। शोध प्रबंध का आबद्धकरण या जिल्दबंदी, इंग्लिश में इसको बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी का थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो आप बाइंडिंग समझिए कि बाइंडिंग कैसे करानी है। बाइंडिंग कराने को लेकर रूल्स रेगुलेशन क्या है ये भी इस डॉक्यूमेंट में जिक्र किया गया है। शोध प्रबंध सामग्री संरचना को लेकर डायरेक्शन दिए गए हैं। इसमें सामग्री किस तरीके से आपको अरेंज करनी है। एक फ्रंट पेज होगा, ठीक है, फ्रंट पेज पर क्या क्या आपको शामिल करना है हम इसमें इसी लेक्चर में कुछ समय बाद चर्चा करेंगे। आवरण और शीर्षक पृष्ठ कैसा रहेगा, प्रमाण पत्र कौन कौन से होंगे, उन्हें किस सीक्वेंस में लगाना है, और प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद आपको आभार लिखना है, अनुक्रमणिका यानी टेबल ऑफ कंटेंट बनानी है। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आपने जितनी टेबुलेशन किया है उस टेबुलेशन की भी एक इंडेक्सिंग करनी है। जितने भी फिगर यानी चित्रों का जिक्र किया उसकी भी इंडेक्सिंग होगी। इंडेक्सिंग के बाद फ्रेश पेज से आप यदि कोई संक्षिप्त रूप में जो शब्द हैं यानी अब्रीवेशंस का आपने यूज़ किया है, दूसरे फैकल्टी से हैं, ये स्ट्रीम से हैं यानी कि साइंस या ज्योग्राफी के हैं, तो यदि कोई ऐसे सिंबल यूज़ हो रहे हैं तो उन सिंबल का क्या मतलब है वो आपको एक टेबल में यहाँ पर बताना होगा। और ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है थीसिस के लिए। और उसके बाद आप जो काम करना शुरू करते हैं उसे कहेंगे शोध प्रबंध के पाठ्य भाग। तो यहाँ दो चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। एक तो वो भाग है जिसमें आपने अपना रिटन या जो आपका ड्राफ्टिंग है, आप जिस कंटेंट को लिख रहे हैं, एक ये हिस्सा है। और उस हिस्से से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक ऑफिस के लिए या यूनिवर्सिटी के रेफरेंस की हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि वो क्या है, कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं उस पूरे डॉक्यूमेंट में क्या है, तो इसका भी एक प्रॉपर इंडेक्सिंग हुई है, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ये कैसे करना होगा हम इसे बाद में आपको करके दिखाएंगे। मुख्य भाग लिखने के बाद आपको रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी है उसका जिक्र करना है, संदर्भ और ग्रंथ सूची का जिक्र करना है। संदर्भ ग्रंथ सूची के बाद परसिस्ट, यदि आपने अपने लिए कोई टूल बनाया था डेटा कलेक्शन के लिए उसे जिक्र करिए। इस टूल के बाद फ्रेश पेज में आपका जितना पब्लिकेशन हुआ है, जब आप डॉक्यूमेंट
थीसिस के मामले में कि अगर हम बात करें तो जब आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे तो डॉक्यूमेंट तैयार करते समय आपने जो भी पब्लिकेशन किया है उस पब्लिकेशन की एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट करने के बाद प्रकाशित शोध पत्रों की फोटोस्टेट शामिल करेंगे और उसके बाद अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे। शोधार्थी या शोधार्थिनी का जीवन वृत्त, यानी कि शॉर्ट आपको एक अपने बारे में बताना है कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, पीएचडी के दौरान कितना पब्लिकेशन हुआ है, इन सब का जिक्र करना है। और इसी क्रम में आपको एक एब्स्ट्रैक्ट भी तैयार करना है और एब्स्ट्रैक्ट तैयार करने के बाद ये पूरे गाइडलाइन में दिए गए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप तैयार कर लेते हैं और उसके बाद आपको इसे सबमिट करना होगा। आइए एक एक करके इसे समझने का प्रयास करते हैं कि यह किस तरीके से होगा। मैं फिर से आपको याद दिलाता चलूं, यह केवल पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है, ये यूजी और पीजी दोनों नेचर के स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका डिजर्टेशन, प्रैक्टिकल वर्क, रिसर्च प्रोजेक्ट, राइटिंग स्किल, इनको भी लिखने के तौर तरीके वैसे ही हैं जैसे कि शोध प्रबंध के रहते हैं। फ़र्क इतना रहेगा कि पेजेस कम हो सकते हैं, हार्डनेस कम हो सकती है, और इसको लेकर जो आप प्रिंटिंग करा रहे हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन सबके एक जैसे ही रहेंगे, तौर तरीका एक जैसा होगा, सबके नियम एक जैसे होंगे, इसलिए आपको इन्हें समझना जरूरी है। शोध प्रबंध की संरचना को तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय ने अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और एकेडमिक काउंसिल ने जो लास्ट में रूल्स रेगुलेशन दिए हैं उनके हिसाब से आपको निर्धारित मानकों के अनुसार ही डॉक्यूमेंट को तैयार करना है, यानी थीसिस को तैयार करना है। यह शोध प्रबंध परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संरचना, सामग्री, स्वरूपण और इसके रंग इत्यादि के भी नियम यहाँ पर दिए गए हैं। आपको उसे भी उन नियमों के अनुरूप ही तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पर डिजर्टेशन यानी कि शोध निबंध, डिजर्टेशन ये पीजी में भी है और जब आप पीएचडी कोर्स वर्क करेंगे वहाँ पर भी आपको डिजर्टेशन कंप्लीट करना है। तो इसके लिए नियमावली निर्देश है वो किस तरीके से हैं, तो यहाँ इन्होंने 2 पॉइंट में दिया है कि इसको लेकर क्या प्रारूप होना चाहिए। आपको सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, इसमें MS वर्ड, MS ऑफिस और लेटेक्स है, ये 2 तरीके के सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने हैं जहाँ से आपको अपने कंटेंट की टाइपिंग करानी है। आप खुद करना चाहें या किसी से कराना चाहें तो इन 2 प्रोग्राम का आप यूज़ करें। ये एक ओपन सोर्स का है और एक कॉमर्शियल वर्जन है, तो आपको जिसमें सहूलियत है आप उसमें जाइए। लेज़र प्रिंटर का आपको यूज़ करना है। कलर प्रिंटर में ऐसा रहता है कि उसकी इंक को समय बाद फेड हो जाती है, तो लेज़र प्रिंटर का यूज़ करना है कि यानी जब आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें तो तैयार करने के बाद आपको उसे एक बढ़िया से लेज़र जिसकी क्वालिटी बढ़िया हो, इंक का डार्कनेस प्रॉपर हो, ऐसा ना हो कि कुछ पेपर तक उसकी इंक ठीक है और उसके बाद इंक की जो क्वालिटी है वो डल होने लगे, तो प्रिंट करते समय आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको ब्लैक कलर का यूज़ करना है, ठीक है, जो इंक कलर होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए। आप जिन डायग्राम, आंकड़े, ग्राफ इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं, यदि ज़रूरी हो तो उन्हें आप कलर्ड भी कर सकते हैं और नहीं ज़रूरी है तो ब्लैक एंड वाइट में भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेखन करते समय, ड्राफ्ट को तैयार करते समय आप 2 तरीके के फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए टाइम्स न्यू रोमन का प्रयोग करेंगे और हिंदी के लिए कृतिदेव 10 आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मंगल अपराजिता और यूनिकोड इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा कि ये मंगल अपराजिता और यूनिकोड है, जब आप प्लगरिज्म के लिए अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं तो आपसे मंगल फॉन्ट की मांग होती है। ठीक है, लेकिन जब आप इसे प्रिंट कराने जाते हैं तो जो देखने में आपको सुंदर अच्छा लगता है वो कृतिदेव का है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से बढ़िया से सजा सकते हैं, वो अट्रैक्टिव दिखे डॉक्यूमेंट, इसलिए कृतिदेव 10 को आप जब फाइनली प्रिंट कराने के लिए जाए तब उस फॉन्ट को कन्वर्ट कराइए। उससे पहले लेखन कार्य करना है तो मंगल अपराजिता या यूनिकोड में करते रहिए और यूनिकोड में करने के बाद जब डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाए तो प्लगरिज्म में उसको सबमिट करिए। प्लगरिज्म रिपोर्ट आने के बाद आप चाहें तो उसे कृतिदेव में चेंज करिए। अगर आपका यूनिकोड में ही कोई ऐसा फॉन्ट है जो आपको लगता है कि नहीं इससे हमारा डॉक्यूमेंट सुंदर दिख रहा है और दिए गए मानकों के अनुरूप सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, तो आप
यूनिकोड में भी इसे पब्लिश करा सकते हैं। फिलहाल ये मेरा मानना है, विश्वविद्यालय या जो आपके गाइड हैं आप उनसे जरूर सलाह लें। शोध प्रबंध के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर का प्रयोग करना है। 70 से 90 जीएसएम मोटाई या बॉन्ड का एक पेपर आप प्रयोग कर सकते हैं। दोनों तरफ मुद्रित या फोटोकॉपी किया जाना चाहिए यदि ज़रूरी है तो। ठीक है, ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो थीसिस है वो वन साइड ही प्रिंट होती है, लेकिन ये अगर 2 साइड की बात कर रहे हैं वो आपके सुपरवाइज़र पर डिपेंड करेगा, उनसे पूछ लें, वो यदि आपसे एग्री है इस बिंदु पर तो कराइए। ठीक है, लेकिन रेस्ट ऑफ थीसिस के अलावा कि यदि आप जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो दोनों साइड आप प्रिंट करें, ताकि हम चाहते हैं कि इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट हमारा जो है वो भी सुरक्षित रहे, कम पेपर वेस्ट हो। यदि 100 पेज में जाएंगे वन साइड में तो वही आपका 50 पेज में हो जाएगा अगर 2 साइड आप प्रिंटिंग कराते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पृष्ठ पर मुद्रित सामग्री स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तीक्ष्ण और एक जैसी होनी चाहिए, मतलब डार्क हो, उसमें बोल्डनेस हो, स्पष्ट दिखाई देती हो और एक जैसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जहाँ से आप डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू करते हैं और डॉक्यूमेंट को अंत करेंगे, सब जगह पर सारे फॉन्ट एक जैसे होने चाहिए, स्टाइल एक होना चाहिए, साइज एक होना चाहिए। हाँ, साइज को लेकर थोड़ा सा जो टेबल ऑफ का आपका डेटा टेबल है वहाँ आप इन्हें रीअरेंज कर सकते हैं, पर ऐसा ना करें कि वो दिखे ही ना, जब प्रिंटिंग में आए तो बहुत छोटा हो जाए। तो प्रयास करिए कि डेटा को इस तरीके से अरेंज करें कि वो विजिबल रहे, लोगों को वो पढ़ सकें, ठीक ठाक दिखे। ठीक, तो यहाँ उस केस में आप बदल सकते हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपने सुपरवाइजर से ज़रूर सलाह लें कि इसमें ऐसा करना ठीक है या नहीं है। एक रूपता का ध्यान जो आपको रखना है वर्ण के आकार पर, बीच की दूरी यानी कि एक शब्द और शब्द के बीच की दूरी और लाइन से लाइन के बीच की दूरी, इसको भी ध्यान में रखना है। हाशिए भी जो आप यूज़ करने वाले हैं, राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम का ये जो हाशिया आपको यूज़ करना है वो भी सारे पेजेस पर एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट चैप्टर में कुछ अलग तरीका अपना रखा है, सेकंड चैप्टर में आप अलग तरीके पर चले गए, और या फिर रेफरेंसिंग वाले जहाँ पर आपने बिब्लियोग्राफी मेंशन की है या रेफरेंसेस मेंशन किया वहाँ पर आप अलग तरीके के स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं, फिर चाहे वो फॉन्ट का साइज हो, स्पेसिंग हो या मार्जिन का हो। ठीक है, तो आपको सब जगह यूनिफॉर्मिटी रखनी है, ये बात महत्वपूर्ण है। शोध प्रबंध किसी भी प्रकार की टंकण त्रुटि से मुक्त होना चाहिए, यानी कि कम से कम स्पेलिंग एरर कम से कम हो, उसमें जो व्याकरण की अशुद्धियाँ हैं वो कम से कम हो। ठीक है, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो प्रिंट कराने से पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार, या आपको लगता है कि नहीं अभी अभी इसमें गलतियां हैं, तो आप अपने सहयोगियों की भी मदद लें। अपने आसपास के लोग हैं, टीचर हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनसे एक बार ज़रूर सलाह लें कि इसको टेक्स्ट को पढ़िए, इसमें क्या गलती है उसे सुधारिए। सुधारने के बाद जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं कि नहीं अब इसमें कम से कम गलतियां बची हैं, तो उसे प्रिंटिंग के लिए भेजना चाहिए। ठीक है, मुख्य पृष्ठ आकार और हाशिए, इसको लेकर क्या गाइडलाइन है? आपको बताया गया है कि आपको एक मानकीकृत पेज का प्रयोग करना है, यानी A4 साइज का एक पेपर होना चाहिए। अब इस पेपर पर आपको अक्षर और चित्र तालिका ये किस तरीके से आपको एडजस्ट करना है, इसके लिए नियम है। ठीक है, तो एक पक्षी मुद्रण के लिए, यानी कि पूरे पेज पर आप जैसा ये दिख रहा है, ठीक है, ये एक पक्षी है। ठीक है, और ये द्विपक्षी मुद्रण के लिए यहाँ पर नीचे इन्होंने एक ये प्रारूप दिया है, इसमें आप देख लें, ये एक पक्षी, यानी कि आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे, लास्ट तक इस लाइन से शुरू करेंगे और इस लाइन तक आएंगे। और वहीं पर जब आप यहाँ पर बात करेंगे 2 पक्षी मुद्रण के लिए, तो आप एक ही पेज को 2 हिस्सों में बांट देंगे। आप एक पैराग्राफ शुरू करेंगे, यहाँ से बीच तक आएंगे, फिर यहीं से शुरू करेंगे, और जब पहला वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा तो फिर ऊपर टॉप से फिर आएंगे और फिर उसे लिखना शुरू करेंगे। तो ये फिलहाल हम ज़्यादातर जो अब तक हमने थीसिस या डॉक्यूमेंट देखे हैं उसमें एक पक्षीय मुद्रण ही मैंने देखा है, तो इस पर भी
बेहतर यही रहेगा कि आप एक पक्षीय मुद्रण का ही प्रयोग करें। बाकी आप फिर से वही मैं कहूँगा कि यदि आपका कुछ अलग मानना है तो अपने सुपरवाइजर से ज़रूर पूछें, ठीक है। इसको लेकर हाशिए को लेकर भी नियम दिए गए हैं। इसमें 25 mm जो है किनारे से, शीर्ष से किनारे दिया गया है, तली यानी कि बॉटम से 25 है, दाएं से भी 25 है, ठीक है, और बाएं से 35 है। ऐसा क्यों किया गया, समझने वाली बात है, ठीक है। देखिए 3 जगह पर 25 25 25 और लास्ट में यानी कि जो बाएं वाला हिस्सा है उसे 35 किया गया, ताकि जब बाइंडिंग होगी तो बाइंडिंग के लिए कुछ पेज दब जाता है, और जो दबा हुआ हिस्सा है यदि आप उसे लेस कर दें तो ये मानकर चला जा रहा है कि 10 mm जो है बाइंडिंग करते समय दब जाएगा। तब भी आपका पेज जो विजुअल पेज है, जिसे आसानी से सरलता से, सहजता से देखा जा सकता है, वो 25 mm बचेगा ही। तो आप इस तरीके से पेज का अलाइनमेंट सेट करेंगे, मार्जिन सेट करेंगे। क्वालिटी की बात की गई, इसमें 70 GSM से कम नहीं होना चाहिए। पेज का जो साइज है वो A4 होना चाहिए, ठीक है। हमने इन पर भी चर्चा की। और जब आप इस तरीके से टेबल, ग्राफ इन सबको बना लें तो टेबल और ग्राफ को लेकर अलग से भी नियम दिया गया है कि आप ग्राफ को कम से कम हाफ पेज पर जरूर रखें। और यही बात टेबल के लिए भी है कि टेबल इतनी ज़्यादा छोटी ना हो और ना ज़्यादा बड़ी हो। टेबल से पहले और टेबल के बाद कम से कम, यदि आप अपना कोई फिगर है उसे पेज पर रख रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम 2 या 3 लाइनें तो ज़रूर होनी चाहिए। आप उसके टेक्स्ट को ज़रूर शामिल करें। इस तरीके से आपको अलाइन करना है, अपने डॉक्यूमेंट को सजाना है। फिलहाल ये एक ड्राफ्ट तैयार करने का एक नियम है, ठीक है। अब हम चलते हैं पृष्ठ क्रमांकन पर। दूसरा एक पार्ट है पृष्ठ क्रमांकन का। मतलब है कि आपके जो पेज हैं उसमें किस तरीके से नंबरिंग होगी। यहाँ आपको 3 तरीके के क्रम रखने हैं। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ कर रहे हैं या लेटेक्स का भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें एक ही डॉक्यूमेंट में आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 तरीके के डॉक्यूमेंट बनाने हैं। 3 तरीके के पेजेस को अलग अलग सेटिंग पर आपको लाना है। पहले 2 पृष्ठ फ्रंट, और उसके बाद यानी पहला तो हार्ड पर रहेगा और उसके बाद वैसा ही पेज उसके ठीक बाद में यानी नीचे रहेगा। तो इसमें कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही आप अपने लिए घोषणा पत्र शुरू करते हैं और आभार या प्रस्तावना परिचय तक जाते हैं, वहां तक जितने भी पेजेस होंगे उनके अंत में बॉटम पर आपको रोमन अंक लिखने हैं, ठीक है। यानी कि जो पृष्ठों का क्रमांक है वो रोमन अंक में हो। रोमन अंक के बाद जहां आपका मुख्य भाग शुरू हुआ, मुख्य भाग का मतलब जहां से आपने शुरू किया अध्याय 1, अध्याय 1 वाले जो पृष्ठ है उसके नीचे कोई नंबर नहीं होगा, पृष्ठ का नंबर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरे पेज पर जाएंगे वहां से 2 3 4 इस तरीके से नंबर शुरू हो जाएगा। तो प्रमाण पत्र के केस में रोमन अंक द्वारा आपको पेज नंबर लिखना है, और जहां पर आपका कंटेंट शुरू हुआ है वहां नॉर्मली 1 2 3 ये अंक आपको सीक्वेंस में सब एडजस्ट करने हैं। टॉप के 2 पेज होंगे उन पर कोई भी नंबरिंग नहीं होगी। लाइन स्पेस को लेकर भी नियम है। एक लाइन से दूसरे लाइन में कितना अंतर होना चाहिए, तो 1.5 का इन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। जबकि तालिकाओं में आप चाहें तो इसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए अलग नियम है, ठीक है। अब हम अपने दूसरे महत्वपूर्ण पार्ट पर चल रहे हैं। अध्याय, अनुभाग, उप अनुभाग और अनुच्छेद के बारे में क्या नियम दिए गए हैं, हम इन पर चर्चा करना चाहते हैं। एक अध्याय यानी कि अध्याय प्रथम कैसे तैयार करेंगे। यदि आपका अध्याय 1 है तो उसमें परिचय 1.0 होगा, यानी कि ये अनुभाग है। एक अध्याय, फिर मेन हेडिंग, सब हेडिंग। तो मेन हेडिंग को कहेंगे अनुभाग, तो 1.0। हेडिंग की भी फिर से हम चाहते हैं कि एक ही हेडिंग में दूसरी हेडिंग आ जाए, तो 1.1.1 इस तरीके से रहेगा। तो ये एक
तरीका है कि आप अपनी बात को कैसे ठीक ढंग से या बहुत अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। कुछ ऐसे भी हमने डॉक्यूमेंट देखे हैं जहाँ पर इस तरीके की जो क्लासिफिकेशन है, हेडिंग सब हेडिंग, वो नहीं चाहते, वो पैरा बाई पैरा लिखते रहते हैं और अंत में कंक्लूजन की ओर चले जाते हैं। तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है, लेकिन गाइडलाइन ये कहती है कि आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट को तैयार करें। शोध प्रबंध का आकार, इस विषय पर अगर हम आए तो आपको मैं बताता चलूं, अध्याय 1 से लेकर परिशिष्ट के अंतिम पृष्ठ तक, जहां पर आप अपना जीवन परिचय लिखेंगे, वहां तक मुद्रित पृष्ठों की संख्या 300 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये थीसिस के मामले में है। और डिजर्टेशन या रिपोर्ट राइटिंग के मामले में मैं मानता हूं कि 6 महीने का यानी एक सेमेस्टर का कोर्स है, तो आप इसे इतना ज़्यादा मत ले जाएं। आप इसे 50 पेज में, 60 पेज में कंक्लूड करें, क्योंकि इसके अलावा भी कई पेपर होते हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। थीसिस के मामले में आप 300 पेज अधिकतम ले जा सकते हैं, लेकिन एक आइडियल थीसिस जो है 150 से 200 पेज के बीच रहती है, वो आप व्यवस्थित तौर पर उसमें अपना काम कर लीजिए। ये शोध प्रबंध का आकार के बारे में, यानी कम से कम 300 पेज, ठीक है, इसके अंदर ही आपको थीसिस रखनी है। यदि इससे ज़्यादा पेज के हो गए तो फिर यह बन जाएगी बहुखंडीय शोध प्रबंध। अब इसमें आपको खंड 1, 2, 3 इस तरीके से रखना होगा। उसमें भी फिर यही नियम होगा कि जो भी भाग होगा वो 300 पेज के अंदर ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आप इसकी बाइंडिंग कैसे कराएंगे, ठीक है। तो बाइंडिंग कराने को लेकर पीएचडी के मामले में नियम आपको दिए गए हैं। इसके लिए आपको सबसे टॉप पर एक हार्ड कवर रखना है। हार्ड कवर का क्या कलर रहेगा, हम जिस विषय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें कला संकाय की हम बात कर रहे हैं। कला संकाय में भी हम बात करेंगे, तो आपको यहाँ पर इस वर्ड को, इस कलर को यूज़ करना है, यानी कि आप RGB, ये एक कलर का कॉम्बिनेशन है। वहाँ पर आपको रेड 200, ग्रीन 12 और ब्लू 26, इन कलर का कॉम्बिनेशन से जो कलर बनेगा आपको उसे हार्ड कवर पर रखना है। तो इस तरीके से हमने अपने थीसिस का जो आकार है, उसके फ्रंट कवर का कलर है, इसे समझने का प्रयास किया। अब इस लेक्चर के हम लगभग अंतिम हिस्से में आते हैं। आपको किस तरीके से अपने सारी डॉक्यूमेंट में अलग अलग चीज़ों को सिस्टमेटिक अरेंज करना है। सबसे पहले आपका आरंभिक पृष्ठ होगा। पृष्ठ होने के बाद शोध प्रबंध का परिच्छेद यानी अध्याय कितने, आइडियली 5 होने चाहिए। यदि ज़्यादा हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। संदर्भ और ग्रंथ सूची होनी चाहिए। परिशिष्ट यदि ज़रूरी हो तो लगा सकते हैं। आपके आर्टिकल की एक लिस्ट और उनकी फोटोस्टेट, और आपका एक छोटी सी CV, यानी आपके बारे में जीवन वृत्त जो आपको बताए कि ये डॉक्यूमेंट किसका है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय ने किस तरीके से हमारे लिए डॉक्यूमेंट का एक फ्रंट कवर बनाने का आदेश या नियम जारी किया है। इसमें कठोर आवरण के पृष्ठ आपको, यानी कि हार्ड कवर होना चाहिए फ्रंट पर। सबसे पहली जो लाइन लिखी जाएगी उसमें शोध प्रबंध का शीर्षक, टॉपिक होना चाहिए। ये मत लिखिए कि शीर्षक, आप सीधे अपना नाम लिखेंगे। नाम से मतलब है कि यदि आप लिख रहे हैं कि 2 गांव के बीच परंपरागत अध्ययन कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का इस गांव पर क्या प्रभाव का अध्ययन, या समाजशास्त्रीय अध्ययन, इस तरीके का जो टॉपिक है आप उससे लिखेंगे। लिखने के लिए कृतिदेव फॉन्ट का यूज़ करेंगे। बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और बोल्ड होने के साथ साथ आपका इसका साइज 18 होना चाहिए, ठीक है, यदि फ्रंट आप हिंदी में इसे टाइप करा रहे हैं तब। उसके बाद विश्वविद्यालय का लोगो होना चाहिए। लोगो का जो अरेंजमेंट है वो पेज के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। इसमें इसकी जो आकार है वो 35 mm व्यास का होना चाहिए। फिर विश्वविद्यालय का नाम है, नाम को लेकर भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि बोल्ड होना चाहिए, फॉन्ट 16 होना चाहिए। और यहाँ पर अब महत्वपूर्ण बात है, यदि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्नातक
उपाधि हेतु प्रस्तुत। अब यदि आपका प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट लिखेंगे, राइटिंग स्किल का पेपर है आप वो लिखेंगे, डिजर्टेशन है तो डिजर्टेशन लिखेंगे। और अंत में यदि आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तब सेम लिखेंगे। यहाँ पर अब एक चीज़ और बदल जाएगी, तब आपको विषय भी शामिल करना होगा। उसके बाद आपका नाम, यदि आप बॉयज़ में हैं तो शोधार्थी, गर्ल्स में है तो शोधार्थिनी, अपना नाम लिखेंगे। किन के अंडर में काम किया यानी कि शोध निर्देशक कौन है, यदि वहाँ पर भी जेंडर में फीमेल है तो निर्देशिका कौन है, उसका भी क्या फॉन्ट होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, इसका भी जिक्र है। फिर संकाय का नाम, कला संकाय की हम बात कर रहे हैं, हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कला का संकाय का नाम और विभाग का नाम यानी समाजशास्त्र। फिर से विश्वविद्यालय का नाम, नामांकन संख्या जब आप जमा कर रहे हैं वो। यदि आप किसी कॉलेज से संबंधित है तो यहाँ पर फिर कॉलेज का नाम आ जाएगा, लिखा जाएगा शोध केंद्र और आपके कॉलेज का नाम, नामांकन संख्या, आपका एनरोलमेंट नंबर और किस समय आपने इसको जमा किया। इस लेक्चर में हम इतना ही शामिल कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम और भी जो चीज़ें बची हैं उन्हें आपके लिए लेकर आएंगे और यह भी प्रयास करेंगे कि इस गाइडलाइन को एक साइड रखते हुए प्रैक्टिकली हम कैसे डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे उसे भी हम सिखाएंगे। धन्यवाद।